टोनली आईएएस, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 21 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल E20 फ्यूल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसमें लोगों से कॉमेंट करने को कहा गया है इस बारे में कि क्या हम E20 फ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि हम एथेनॉल जैसे ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दे सकें। E20 का मतलब यहाँ पर क्या है? E का मतलब है एथेनॉल और 20 का मतलब है 20%। अभी तक जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग अलाउ की गई है पेट्रोल में वो 10% की है, वो भी अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। अभी तक जो हम ब्लेंडिंग अचीव कर पाए हैं पेट्रोल में दैट इज जस्ट 5.6%। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लान कर रहा है कि हम 20% तक की ब्लेंडिंग पर पहुंचें। एथेनॉल को पेट्रोल में या गैसोलीन पेट्रोल एक ही शब्द है, इसमें मिक्स कर दिया जाए। देखिए, एथेनॉल एक प्रकार का ग्रीन फ्यूल है, इसीलिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे जो एमिशन है वो कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का। जो ऑयल के इंपोर्ट करने पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है वो भी कम हो जाएगा। जो हमारे फॉरेक्स देश के बाहर जाते हैं हम उसे भी कंट्रोल कर पाएंगे। व्हीकल्स की कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगा कि हम एथेनॉल की कितनी ब्लेंडिंग कर दें तो बात बन जाए। अब इसके पहले हम समझ लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। देखिए, एथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C2H5OH है। इसे क्रॉप से, जैसे कि शुगर केन, मेज, व्हीट, ऐसी कोई भी क्रॉप जिसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उससे बनाया जाता है। शुगर केन के जो मोलासिस होते हैं, ये देखिए जब प्रोसेसिंग की जाती है शुगर केन की तो उसी दौरान हमें मिलता है। अब यहाँ पर उसके ज़रिए हम एथेनॉल को तैयार कर सकते हैं। एथेनॉल को प्रोड्यूस चूंकि प्लांट से किया जाता है तो ये सन की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्यूल कहा जाता है। जो एथेनॉल है ये कितना ब्लेंड किया जा सकता है कि जो व्हीकल है उसे कोई नुकसान ना हो, ये डिसाइड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें ही दे रखी है कि आप बताइए कि जो मशीन आपने व्हीकल में लगाई है वो कितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग को बियर कर सकता है, और उसके लिए आप विजिबल स्टिकर भी लगा दीजिए ताकि जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है उसे पता हो कि वो इतनी ब्लेंडिंग वाले फ्यूल को, जिसमें एथेनॉल इस परसेंटेज में ब्लेंड किया गया हो, मिक्स किया गया हो, वो यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ग्रेट कंजंक्शन के बारे में है। ईयर 2020 को आप कई सारे कारणों से याद रखने वाले हैं, तो चलिए एक और ऐड कर देते हैं, दैट इज ग्रेट कंजंक्शन। लगभग 400 सालों के बाद सैटर्न और जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम के दो बहुत ही बड़े ग्रह, ऐसे महसूस होंगे जैसे बिल्कुल आसपास आ गए हों। जैसा कि इमेज में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगेगा जैसे ये ग्रह एक दूसरे का ही चक्कर लगाते हों, ऐसा महसूस होगा। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसे नाइट स्काई में देखा गया। इसे ही ग्रेट कंजंक्शन कहा गया। पॉपुलरली इसे क्रिसमस स्टार भी कहा जा रहा है। यहां पर कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन जो है वो ऐसा नहीं कि केवल सैटर्न और जुपिटर के बीच में होता है, या यही दो ग्रह ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसपास आ गए हैं। ये लगभग कई सारे प्लैनेट्स के साथ होता है, एस्ट्रॉइड्स के साथ होता है। जब वो बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल आसपास आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जुपिटर और सैटर्न एकदम नजदीक आ गए, बिल्कुल जैसे कि यहाँ इमेज में दिख रहा है, और टकरा भी सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अपने अपने ऑर्बिट में हैं और बहुत दूर हैं। जैसे इसका ऑर्बिट यहाँ पर है, इसका ऑर्बिट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है सैटर्न और यहाँ पर जुपिटर है। अब आप यहां से देख रहे हैं अर्थ पर से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल एकदम नजदीक में है या बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आ गए हैं, ऐसा फील होगा। ठीक है, तो ये ग्रेट कंजंक्शन ऐसा नहीं कि केवल सैटर्न और जुपिटर स्पेसिफिक है, कई सारी और बॉडीज में ये कंजंक्शन देखा जाता है। ये एक प्रकार का अपीयरेंस है जो हमें अर्थ से दिखता है, लेकिन ग्रेट वर्ड का जो इस्तेमाल है वो सैटर्न और जुपिटर के लिए ही किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्योंकि दो के दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। ग्रेट कंजंक्शन देखिए यूं तो हर 20 साल में देखने को मिलता है। इसका कारण यह है क्योंकि दो के दोनों ही ग्रह सैटर्न और जुपिटर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 12 सालों में लगभग जो जुपिटर है वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। एग्जैक्टली इट्स 11.86 ईयर्स। ये जो अर्थ का ईयर है उसकी बात की जा रही है। सैटर्न को लगभग 30 ईयर्स का समय लगता है, एग्जैक्टली 29.5 ईयर्स का टाइम लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो लगभग 20 साल में एक ऐसा समय आता है जब ये ऑर्बिट में कुछ इस पोजीशन में होते हैं कि अर्थ से ऐसा लगता है कि बिल्कुल नजदीक में है। लेकिन
इतनी एक्यूरेसी हमें नहीं लगती कि हाँ एक दूसरे के पीछे आ जाएं या जुड़कर एक हो जाएं। डिस्टेंस फिर भी हमें नज़र में आ ही जाती है, लेकिन 400 साल बाद ऐसा हो रहा है कि ये बिल्कुल नज़दीक में हमें महसूस होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है ना वो 1 डिग्री से भी कम की दिखेगी हमें यहाँ से अपीयरेंस वाइज। इसके पहले 1600 में ये इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी जो डिस्टेंस थी वो 13 डिग्री की दिखी थी, लेकिन इस बार तो ये डिस्टेंस हमें अपीयरेंस वाइज 1 डिग्री से भी कम दिखेगी। जुपिटर 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। यहाँ पर हमें एक ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है जो एक्चुअली में एक जाइंट स्टॉर्म है, धरती जितना बड़ा है। जो जुपिटर है एज वी नो वो 300 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है अर्थ के कंपैरिजन में, और ये जो स्टॉर्म है वो सैकड़ों सालों से वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमें ये रेड कलर का दिखता है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कभी आपके सामने आए कि ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑन जुपिटर। सैटर्न 6th प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंगल्स मतलब जो वलय छल्ले हैं वो हमें सैटर्न के चारों ओर दिखाई पड़ते हैं, जो कि इस प्लैनेट की एक स्पेसिफिकेशन है। आप इनकी स्थिति को सूर्य के कंपैरिजन में देख सकते हैं। क्लोजेस्ट मरकरी है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहां पर जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ईरान ने फिर से जो फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली में संभावना ये जताई जाती है कि वहां पर ईरान का एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर वो यूरेनियम को एनरिच करता है ताकि उसका इस्तेमाल एक न्यूक्लियर वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, न्यूक्लियर वेपन के तौर पे उसे यूज किया जा सके। अब देखिए यूएसए और ईरान के बीच में ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर अक्सर टेंशन बनी रहती है। ट्रंप ने जो एक समझौता ईरान और यूरोपियन पावर्स के बीच में हुआ था उसे भी कैंसिल कर दिया यूनिलैटरली। लोकेशन देखिए फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की, ये ईरानियन अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है जो आपको ईरान की जो सिटी है कॉम उसके 20 मील नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। फोर्डो एक विलेज का नाम है। ये ईरान है मैप में देखिए, और यहाँ पर ये लोकेशन ऑलमोस्ट दिखेगी। थोड़ा और बड़े मैप में देखना चाहें तो ये ईरान, पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री है, अफगानिस्तान से है, इधर इराक से है और टर्की से है। यहाँ पर बाउंड्री तुर्कमेनिस्तान से भी दिखाई जा रही है। ये लोकेशन फोर्डो की यहाँ पर दिखाई जा रही है। ईरान जो है वो पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज नहीं करता कि वो ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हालांकि 2009 में ये आइडेंटिफाई किया गया कि इस गांव में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट लगाया गया है और यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हो गई थी यूरोपियन पावर्स और ईरान के बीच में। 2015 की डील के पहले ये एक ऐसा समय था जब विवाद, अस्थिरता बढ़ गई थी। अब देखिए इस बिल्डिंग का पर्पस क्या है ये तो अनक्लियर है, क्योंकि ईरान तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली जो ट्रीटी थी, जो एक समझौता हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया, उसके बाद से ईरान काफ़ी तल्ख है यूरोपियन पावर्स को लेकर, क्योंकि उन्होंने खुलकर ईरान के लिए स्टैंड भी नहीं लिया बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी। अब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन सत्ता में आएंगे जनवरी में, उसके पहले जब ट्रंप का बिल्कुल आखिरी का समय चल रहा है, यूएस और ईरान के बीच में इस बात को लेकर तल्खी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर हमारा अगला आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी ये प्रपोजल दिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो भी हैबिटेट है वहाँ से जो भी पावर ट्रांसमिशन होगा वो ज़मीन के अंदर से होगा, ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप इन्हें पॉपुलरली या शॉर्ट फॉर्म में GIB भी कह देते हैं कई बार अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है जो एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, मतलब इंडिया के ही कुछ इलाकों में पाई जाती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के कुछ हिस्से। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की नेटिव है, इन्हीं जगहों पर मिलती है, और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। इसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वैसे आपको राजस्थान में ही मिलती है। कुछ सेंचुरीज हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल जाता है। दोज आर डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी गुजरात में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जिसे आप अल्टरनेटिवली जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। अगर आप प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपके लिए दोहराता हूँ, IUCN स्टेटस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मिलेगा और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में मिलेगा। खतरा कई सारे कारणों से है, वही सबसे मेजर कॉज तो आपको इन जनरल ह्यूमन इंटरवेंशन ही मिलेगा।
एग्रीकल्चर का बढ़ना, एनर्जी प्रोडक्शन या माइनिंग की वजह से उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, इंसानों का इंट्रूजन और कई सारी स्पीसीज जो हैं उनके लिए इन्विजिव बन जाती हैं, जो उनके जीवन को खतरा पहुंचाती हैं। पार्लियामेंट के सेशन के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है। कोविड-19 की वजह से जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, उसे कैंसिल कर दिया गया। सेशंस की बात करें हमारे पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड हैं कि वो सम्मन कर सकते हैं पार्लियामेंट को टाइम टू टाइम कि वो आएँ, मिल बैठकर बातचीत करें और जो उन्हें फंक्शंस डेलीगेट किए गए हैं परफॉर्म करें। मैक्सिमम गैप जो हो सकता है 2 सेशंस के बीच में, दैट इज 6 मंथ। 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि वो साल में कम से कम 2 बार ज़रूर मिले, यद्यपि वो साल में 3 बार मिलते हैं। सेशन कहा किसे जाता है? जो फर्स्ट सिटिंग होती है हाउस की, और जो प्रोरोगेशन होता है, प्रोरोगेशन को आप फॉर्मल एंडिंग बोल सकते हैं किसी भी सेशन के लिए। फॉर्मली एक सेशन को समाप्त जब किया जाता है, दैट इज प्रोरोगेशन। इसके बीच का जो भी समय होता है, फर्स्ट मीटिंग से लेके प्रोरोगेशन के बीच का समय, दैट इज कॉल्ड सेशन। 3 सेशंस यूजुअली होते हैं। बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। अब देखिए, एक सेशन यहाँ पर प्रोरोगेशन के बाद खत्म हो गया और फिर अगला सेशन यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो बीच का खाली वाला समय है, इसे रेसेस कहा जाता है, जहाँ पर अभी कुछ हो नहीं रहा है। कुछ टर्म्स हैं पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड। एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हाउस की सिटिंग चल रही है सेशन के दौरान, उसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रोक दिया जाए, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते। कई बार आपने सुना होगा कि जो स्पीकर होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, वो कहते हैं दिस हाउस इज एडजर्न फॉर 4 आवर्स। तो ये एडजर्नमेंट होता है, टाइम बता देते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई। साइन डाई में कुछ नहीं होता, वो कोई टाइम नहीं बताते, जो सिटिंग है उसे सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन कब तक के लिए सस्पेंड किया है ये नहीं बताया जाता। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सेशन की फॉर्मल एंडिंग होती है और इस फॉर्मल एंडिंग को किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यह अधिकार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के क्लॉज 2 सब क्लॉज ए से मिलता है। प्रोरोगेशन वैसे तो हाउस का किसी भी समय किया जा सकता है, जब हाउस सिटिंग चल रही हो सेशन की, तब भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। एडजर्नमेंट के पहले हाउस का साइन डाई देखने को मिलता है। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कहते हैं कि मैं एडजर्न कर रहा हूं अब हाउस की सिटिंग को अनलिमिटेड टाइम के लिए, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। तो पूरा जो सेशन है वो फॉर्मली समाप्त हो जाता है। डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लोकसभा खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब है कि लोकसभा का इंस्टीट्यूशन नहीं खत्म हो जाता। जो लोकसभा में पूरा सिस्टम सेटअप किया गया है आफ्टर इलेक्शन, जो मेंबर्स चुन के गए हैं, गवर्नमेंट बनाई गई है, दैट ऑल एंड्स, दैट इज डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन केवल लोकसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो उसका डिसोल्यूशन नहीं होता। जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। एज आई टोल्ड यू, लोकसभा के खत्म होने का मतलब लोकसभा के इंस्टीट्यूशन का खत्म होना नहीं है। एग्जिस्टिंग हाउस जो बना हुआ है इलेक्शन के बाद, वो खत्म हो जाता है। तो अब जो नया हाउस बनेगा वो जनरल इलेक्शन के बाद बनेगा। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने अभी वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट डे सेलिब्रेट किया। ये जो कमीशन है इसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। इनिशियली 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख, जोरोस्ट्रियंस और बुद्धिस्ट। 2014 में जैन्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। ज़रूरी है कि ये सबके सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हों। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाता है कि ये पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी हो, ताकि ये अपना काम अच्छे से करें। जो भी मेंबर इसमें मेंबरशिप अवेल करता है एनसीएम में, वो 3 सालों तक अपने पद पर बना रहता है। इनका काम है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसे इवैल्यूएट किया जाए, कोई स्पेसिफिक कंप्लेन आती है तो उसे हैंडल करें, बाकी रिसर्च स्टडी भी करते रहें कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स पर चलते हैं, लेकिन उसके पहले प्रीलिम्स 2021 सुपरसोनिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये टेस्ट सीरीज से कहीं ज़्यादा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम। 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 4000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, सीसैट के शॉर्ट टेस्ट होंगे,
जो बुक वाइज टेस्ट होंगे एनसीईआरटी के वो भी अवेलेबल होंगे, रिग्रेस प्लान होगा और एनसीईआरटीज़ की वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। यू कैन एक्सेस दैट प्रोग्राम। यहाँ पर स्टेटमेंट है, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। E20 डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है आरबीआई की। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स होते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया पाकिस्तान की नेटिव है, स्टेट बर्ड है राजस्थान की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। प्रोरोगेशन सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना किसी डेफिनेट टाइम डेट के, बिना किसी डेफिनेट डेट के। तो बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।